नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बड़ी लड़ाई एक चल रही है, वो है चंद्रशेखर और मायावती की भी। यानी दलितों का अब बड़ा नेता कौन होगा। क्या मायावती का दौर खत्म हो जाएगा? ये इस चुनाव उपचुनाव से लगभग क्लियर हो जाएगा। आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस को 9.49 मिले, वहीं मायावती को घटकर 9.39 मिले थे। तो उसके बाद से जो दलित वोट है उस पर लगभग सभी की एक तरीके से बोल दें कि गिद्ध की दृष्टि से जमाए हुए हैं। लेकिन मायावती जिस तरीके से अचानक हाल के दिनों में बहुत आक्रामक रुख अपना ली है, और जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी वो पहली बार उपचुनाव लड़ने जा रही है, तो इससे ये पता चलता है कि उनके लिए चुनाव क्या महत्व रखते हैं। बहरहाल चंद्रशेखर भी 10 सीटों पर लड़ रहे हैं। इस बार दलित वोट जिधर जाएगा ये तय हो जाएगा, दलितों का नया नेता वही होगा। खैर, आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरठ से प्रशांत कौशिक जी और वरिष्ठ पत्रकार मुकुल। मुकुल जी, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहेंगे कि इस इलेक्शन को मायावती और चंद्रशेखर के बीच में किस तरीके की आप लड़ाई देख रहे हैं। अ, सभी दर्शकों सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, मायावती के लिए अब डू और डाई वाली सिचुएशन आई है, क्योंकि जिस तरह से 10% के आसपास वोट कम हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे पूरे पार्टी में एक बहुत ही असमंजस का माहौल है कि क्या मायावती की राजनीति खत्म हो रही है। लेकिन वहीं जो उनके भतीजे हैं, आनंद आनंद को लेकर थोड़ा उत्साह अभी दिखाया इसलिए जा रहा है कि आनंद की लॉन्चिंग बड़ी अच्छी करी थी, लेकिन अंतिम मौके पे जिस तरह से वो भाजपा के लिए आक्रामक हुए थे, उसको लेके मायावती ने उनको विड्रॉ कर लिया था, उनसे वो पद ले लिया था। अब आनंद के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहेगी। आनंद को वो फ्री हैंड देना चाहती हैं, और आनंद को फ्री हैंड दे के वो चाहती हैं कि इसको उपचुनाव में उनका एक टेस्ट हो जाए। प्रशांत जी, सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, ये तो बामसेफ वाले इस बार एक्टिव हुए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पहले से मायावती से बोल दिया था कि अब आपकी उम्र हो रही है, जो नए युवा वर्ग है दलितों का वो आपसे कनेक्ट नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर से कनेक्ट करता है। यही वजह रही, आनंद को उतारा गया। लेकिन इनको पता चल गया था बहुजन समाजवादी पार्टी को कि जो इस बार इनका अपना दलित कोर वोटर है वो भी इनसे छिटक कर कांग्रेस में जा रहा है और नगीना की सीट चंद्रशेखर जीत रहा है। इसीलिए इन्होंने आनंद फानन में आनंद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी कि ऐसा ना हो कि लॉन्चिंग में ही सिर मुड़ाते ओले पड़ जाए वाली कहावत हो, और ये सारा सब कुछ ठीक है आनंद के ऊपर, आकाश के ऊपर फूट जाए। इसी वजह से आकाश को इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए कर लिया। आप किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं चंद्रशेखर, और जहां पे मायावती का भी गढ़ पश्चिम उत्तर प्रदेश माना जाता है, वो खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती है, वहां किस तरीके से आप लड़ाई देख रहे हैं इनके बीच में। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के राजनीति के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि मायावती जी की जो राजनीति रही है, मायावती का जो बसपा का जो पूरा एक राजनीतिक जो पूरा एक प्रभाव रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने देश की राजनीति को भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया था। जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से मायावती ने जो राजनीतिक शैली अपनाई है अपनी, केवल अपने को बहुत ही सीमित कर लिया है, बहुत ही कम उनकी एक्टिविटी देखी जाती है, और उन्होंने अपने एक तरह से अपने घर के अंदर अपने स्वयं को सीमित कर लिया है। अब जो राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से देश में राजनीतिक बदलाव हो रहा है, उससे वह कनेक्ट नहीं कर पाई अपने को। उससे बसपा का जो राजनीतिक शैली थी वो कनेक्ट नहीं कर पाई। हम देखें, ये इतिहास है, जब भी पीढ़ियां बदलती हैं समाज में, तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। क्योंकि जैसे कि काशीराम जी का या मायावती का जो संघर्ष था बसपा को खड़ा करने में, बसपा को मजबूत बनाने में, कैडर बनाने में, वो आज की पीढ़ी ने तो देखा नहीं है, वो 2 पीढ़ी पहले के लोगों ने देखा था। तो जब आप उस लोगों से कनेक्ट करने में अपने को आपने सीमित कर दिया है, तो नई पीढ़ी से आप कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ाव पैदा करेंगे उनसे? संवाद आपका खत्म हो चुका है नई पीढ़ी के लोगों से। अब बसपा का जो आधार था वो 2 पीढ़ी पहले था। उन लोगों ने संघर्ष देखा था मायावती जी का, काशीराम जी का, कैसे साइकिल पे घूम घूम के, गांव गांव जाके, पैदल पैदल चल के उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपने मिशन के साथ जोड़ा। तो वही मतलब अब जब चंद्रशेखर चंद्रशेखर जो है वो अपने को कनेक्ट कर पा रहा है मायावती से बेहतर पश्चिम उत्तर हाँ, प्रदेश में। मैं वही कह रहा हूँ जब पीढ़ियां बदलती हैं, अब नई पीढ़ी का चंद्रशेखर है। नई पीढ़ी में चंद्रशेखर के प्रति एक आकर्षण है। अब चंद्रशेखर जिस तरह सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं, कहीं भी अगर कोई समस्या है दलित वर्ग के अंदर, वहां वे अपने को पहुंचा रहे हैं, तो उससे आम आदमी, जो आम वोटर है दलित का है, जो उनका समर्थक वर्ग है, वह कहीं ना छिटक के चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है। अब मायावती जी की जो भूमिका, बड़ी नेता है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, दलित समाज की आज भी सबसे बड़ी नेता, अगर देश के हिसाब से भी बात करें तो। लेकिन अगर आप अपने को कनेक्ट नहीं करेंगे, अपने को अगर आप सीमित कर लेंगे किसी भी जगह पर, और मायावती बसपा का यही सबसे कमजोर पक्ष है कि इन्होंने
जब बहुमत की सरकार बन गई उसके पश्चात में ना तो अपने कैडर को कोई ऐसा राजनीतिक एजेंडा दिया जिससे कि वह मूवमेंट में हमेशा एक्टिव रहे, या कोई ऐसा विषय नहीं दिया जिसमें कि वो उनसे जुड़ा रहे। तो नए लोग जब आ गए, नई पीढ़ी आ गई, तो नए लोगों ने उस वैक्यूम को, उस खालिस्तान को भरने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। इसमें चंद्रशेखर बड़ा नाम है एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आप देखिए, नगीना लोकसभा सीट को जीतना ये कोई छोटा एक वो नहीं है कार्य है, एक बड़ा उदाहरण है कि लोकसभा के अंदर वे एक रिप्रेजेंटेटिव अपने समाज को मजबूती से कर रहे हैं। तो जब सांसद बन जाता है उसके बाद जब वह समाज के अंदर जाता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो युवा पीढ़ी को एड्रेस करने में चंद्रशेखर सफल हुए हैं। अगर ये देखे हो कि मायावती अभी भी उनके पास में संगठन है, बड़ी पार्टी है, पैसे से भी मजबूत है, चंद्रशेखर एक युवा नेता है, ठीक है, लेकिन उनके पास में अभी प्रदेश में उतना बड़ा संगठन नहीं है। लेकिन ये जो 10 सीटों के उपचुनाव हैं, इसमें अगर दलित वोटों का, क्योंकि चंद्रशेखर भी 10 सीटों पर खड़ा कर रहे हैं, और कहीं कमोवेश अगर उनको मायावती से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो फिर संगठन बनने में और उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि संगठन की अगर बात करें तो उसका सीधा साधा उदाहरण हमारे पास केजरीवाल की पार्टी आप है, जिनके पास कोई संगठन नहीं होता है, उसके बाद रातों रात राज्यों में अपनी पार्टी खड़ी कर देते हैं। तो ये तो पुराना कंसेप्ट हो गया कि जिनके पास संगठन है वही अपना पार्टी ज्यादा मजबूत होती है। इस उपचुनाव से ऐसा नहीं लगता है कि इनकी एक जो बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है वो भी तय हो जाएगी कि ये लोग जो गठबंधन करते हैं, जैसे मायावती कभी भी सब अपनी शर्तों पर करती हैं, लेकिन इस बार अगर चुनाव हारी तो उनके पास से ये भी ताकत जाती रहेगी जो गठबंधन करने के लिए वो हमेशा रखती है बराबरी की। मुझे जहां तक लगता है ये लड़ाई अब दलित एक समाज को लेके जो मायावती का सामान है। देखिए, चंद्रशेखर के लिए भी तुमने कहा कि चंद्रशेखर के पास बूथ स्तर की एक टीम नहीं है। आम आदमी पार्टी आती है, देखिए चंद्रशेखर भी उसी तर्ज पे काम कर रहा है। चंद्रशेखर ने भी शुरुआत अपनी कहां से की, और आम आदमी पार्टी का जरा आप दोनों को एक साथ देखिए कि वो सब धरना प्रदर्शन विरोध करते 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 आज वो सांसद बन गया। उसकी पूरी आप इतिहास देखिए चंद्रशेखर का। वो जेल भी गया, उसने बहुत बहुत आरोप भी लगाए, सब पे लगाए। एट लास्ट उसके पास एक संसद की सीट आ गई, वो सांसद बन गया। आज उसका ऑरा मायावती से बड़ा हो गया, बिकॉज मायावती के पास अभी कुछ नहीं है। मायावती लगातार नीचे जा रही है, और दलित समाज अगर ये सोच रहा, खासकर युवा वर्ग, जो भी प्रशांत जी ने कहा, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं। वो एक कह रहा था जब मायावती टॉप पे थी। आज उसको हम आप भी भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए, अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए। लेकिन जो उनकी ओर आरोप लगते हैं, वो आरोप आज की डेट में जो युवा वर्ग है वो सुनता है, उसको अच्छाई नहीं दिखती। अच्छाई में चलिए उन्होंने कांचीराम बना दिया, लोग टहलने आ जाते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो युवा वर्ग अपने जैसे आदमी को चुनेगा, कि जो मेरे हम उम्र का हो, उसकी विचारधारा, और जिस तरह बोल्डली वो अपनी बातों और दलित समाज की बातों को रखता है, वो एक बहुत बड़ा एग्रेसिव मैसेज जाता है, जो मायावती के पूरे खेमे में एक भी नेता नहीं है। ये जो एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा बीएसपी का कि भविष्य इसका खत्म है कि क्या है। इस पूरे चुनाव में आकाश की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? कि आकाश चंद्रशेखर को चुनौती देने में सफल रहेंगे? आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता कि आकाश और आकाश एक क्या है, एक मायावती के बैठाए हुए उनके परिवार का आदमी है। अब परिवारवाद की बात आ जाती है, आपको और कोई नहीं मिला, अपना भतीजा ही मिला। अब दलित समाज तो ये भी सोचेगा ना कि आप किसी और को भी तो ला सकती थी। उत्तराधिकारी जरूरी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह राहुल गांधी हो और समाजवादी पार्टी में अखिलेश ही हो। इसका मैसेज चंद्रशेखर बहुत अच्छी तरह से दे रहा है, और उन उन जगहों पे जाके लड़ा है जहां गोरखपुर जैसी जगह पे उसने जाके अगर दलितों को जुटा लिया, और लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की बात कर लेते हैं चंद्रशेखर और मायावती से अलग हटकर। इस उपचुनाव में आप ये मानिए कि देखिए, उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, तो ये अखिलेश यादव को भी इस मुगालते में नहीं होना चाहिए कि जो दलित वोट छिटका है वो अखिलेश यादव की वजह से आया। दलित को जो छिटका है वो कांग्रेस के उस पर आया है, ठीक है। और जो कांग्रेस को आज की तारीख में ये लगने लगा है कि जो उसका जो दलित वोट है उसके पास में आ गया है, और मुस्लिम भी उसके साथ में है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, जिस तरीके से लोकसभा में मुसलमानों ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली वोटिंग की है कि जो कैंडिडेट जीत रहा है बीजेपी के अगेंस्ट उसी को दिया है, तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस की कोई स्थिति नजर नहीं आती है अखिलेश यादव के सामने, चाहे जितना राहुल गांधी उछल ले, चाहे कांग्रेस जितना उछल ले। लेकिन मुसलमान आज की तारीख में फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग हटकर वोटिंग नहीं करने जा रहा। ऐसे में अगर मायावती या चंद्रशेखर दलित वोट बैंक को अपना वापस हासिल कर लेती हैं किसी भी तरीके से, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास क्या रह जाएगा? तो कांग्रेस के लिए खुद बहुत ही क्रिटिकल है उपचुनाव। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीट देती है।
क्योंकि जितनी भी सीट थी वो समाजवादी पार्टी की अकेले की है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जैसा बसपा का आप कह रहे थे कि जो राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने कैडर को एक संदेश दिया, एक जमीन पर उतर के उन्हें जोड़ा, वही बसपा को भी या आकाश आनंद को भी उसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी कि आप सड़कों पर उतरकर अपने कैडर के बीच जाकर उन्हें संदेश दें, उन्हें राजनीतिक एजेंडा दें, जिससे कि वो दोबारा से उठ के खड़ा हो जाए, आपके साथ जुड़ जाए। जो उदासीनता उनके समर्थक वर्ग में आ गई है, तमाम तरह की विरोधाभास बातें कही जाती हैं, चाहे बीजेपी के समर्थन के लिए अपरोक्ष रूप से कही जाती हैं या जो दूसरी बातें कही जाती हैं लगातार, तो मायावती जी पे वो जो विषय है, जो अपोजिशन कहता है कि मायावती जी इसलिए सक्रिय नहीं है क्योंकि लगातार बीजेपी का दबाव है, वो चिपक गया है बसपा के ऊपर। तो उससे हटाने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, चाहे आकाश आनंद जाए, चाहे मायावती जी खुद जाएं। प्रशांत, आपकी बात से मैं बिल्कुल एकदम सहमत हूँ कि वाकई में बीजेपी उसके बसपा के ऊपर बीजेपी का बी टीम होने का एक बड़ा सा एक चस्पा हो गया था, उसकी वजह से उसको बसपा को नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन यही वजह है कि हम हाल के दिनों में देखें, चाहे आरक्षण वाले मुद्दे पर देखें या अयोध्या वाले मुद्दे पर देखें कि मायावती आक्रामक होकर बिल्कुल हर बात पर अपने बयान दे रही है। मुकुल जी, एक चीज बताइए कि बीजेपी को इन सब उपचुनावों में हमेशा देखिए, जब भी बसपा मजबूती से लड़ती थी, जब भी त्रिकोणीय चुनाव होते हैं तभी बीजेपी को फायदा होता है, और इस बार लोकसभा में आमने सामने की फाइट हो गई तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल, बसपा मजबूत होकर लड़े, ये बीजेपी का जो पहले भी कहते थे मायावती लड़ेगी तो जाहिर बात है नुकसान इसमें समाजवादी पार्टी का होगा और बीजेपी विन विन पोजीशन में रहेगी। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब चंद्रशेखर पहली बार विधानसभा चुनाव में आ रहा है और वोट प्रतिशत उसका कितना, वो कहां से लेता है, किसका वोट लेता है? क्या वो लोग दे रहे हैं जो संविधान को खतरे में डाल के मायावती से छिड़के थे और वो चंद्रशेखर के पास चले जाएंगे, या वापस मायावती के पास चले जाएंगे, या बीजेपी में जाएंगे कि वो किसी पे विश्वास नहीं करते, बीजेपी पे विश्वास करते हैं? तो ये एक यूपी के लिए टेस्ट होगा कि अब की बार अगर बीजेपी विन विन पोजीशन में रहती है, और जिस तरह से योगी जी अपनी मूंछ की लड़ाई समझ के, वो उनके कैरियर की भी लड़ाई है, यहां देखो सब कुछ है। इंडिया गठबंधन अपनी लड़ाई लड़ रही है कि हमको अगर ये जीत गए तो एक बहुत बड़ा पूरे आने वाले 3 स्टेटों के चुनाव में जाएगा। योगी जी इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर मैं इसमें से मैक्सिमम जीत पाया तो मेरी मुख्यमंत्रीशिप की जो एक मुहर है वो और पक्की हो जाएगी और मुझे कोई हिला नहीं पाएगा। हालांकि उनको हिलाने की ऐसी कोई बात भी नहीं है। अब तीसरी बात आती है, बहन जी इसलिए लड़ रहे हैं कि लोग हाथी को भूल ना जाए, और चंद्रशेखर इसलिए लड़ रहा है कि 2 सीट भी आ गई या 1 सीट भी आ गई तो मैं ये कहने के लिए हूं मायावती का मैं उत्तराधिकारी हो गया, मैं हूं, ये पार्टी है जो दलितों की बात कर रही है। प्रशांत, कुल मिलाकर आप भाई ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का कुछ जनाधार बाकी आपको लग रहा रह गया है या चंद्रशेखर का, कि दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है? नहीं, निश्चित रूप से कांटे का मुकाबला, बड़ा रोचक मुकाबला होना है, क्योंकि जैसे कि मुकुल जी ने कहा, अस्तित्व की लड़ाई है, ये अस्तित्व बचाने की और प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि कौन दिखाए कि मेरे नंबर ज्यादा हैं। इतना हाईटेक चुनाव मोदी जी ने बना दिया अपने आने के बाद, तो उस जो चुनाव से प्रभावित है, उस हाईटेक चुनाव के इवेंट के तौर पर जो प्रभावित है, वो पीढ़ी मायावती से कनेक्ट करने की जगह चंद्रशेखर से ज्यादा कनेक्ट करती है अपने को। देखना होगा कि जो 10 सीटें हैं उसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे जातीय समीकरण बिल्कुल समाजवादी पार्टी के फेवरेबल है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है कि नहीं 10 की 10 जीतेंगे, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 2 सीटें अपने पास रखी हैं, 2-2 डिप्टी सीएम को दे दी है, एक संगठन मंत्री को 2 सीटें दे दी, प्रदेश अध्यक्ष को दे दी, तो इससे लगाकर जिस तरीके से मायावती आक्रामक है, जिस तरीके से अखिलेश यादव आक्रामक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, 10 सीटों का जो उपचुनाव है ये सबके लिए कहीं ना कहीं जीने और मरने का प्रश्न बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुकुल जी, आपका बहुत धन्यवाद।